गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हमारा पहला टॉपिक आज है जो कि है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने ये इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है अभी रिसेंटली। और ये एक हाईली रिफाइंड वर्जन है इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम का। जो अभी हमारा ये IDSP एग्जिस्ट करता है उसका ये न्यू वर्जन है, रिफाइंड वर्जन है। अब असल में ये होता क्या है, ये प्लेटफॉर्म किस लिए बनाया गया है? सो दैट जो हमारी ऐसी डिसीज़ हैं जो कि एपिडेमिक बन सकती हैं, जैसे हमारी जो कोरोना वायरस था, ये एपिडेमिक प्रोपोर्शन की डिसीज़ थी। तो ऐसी डिसीज़ को कि इंडिया में कहीं भी अगर ये शुरू हो रही है या कहीं भी इसका कोई भी केस आया है, तो उनके ऊपर हमारे को नज़र रखने के लिए, उनको डिटेक्ट करके प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए ये इंटीग्रेटेड डिसीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम 2004 में हमने इसको निकाला था। लेकिन क्या हुआ कि अब उसको हमने जो है वो रिफाइंड वर्जन उसका जो है, अब जो न्यू वर्जन है वो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च किया है। तो ये है क्या कि IDSP जो था हमारा, वो हमको वीकली बेसिस पर हमको जानकारी देता था कि यहाँ पर इतनी कोई ऐसी बीमारी हुई है, और पूरी हमको वो वीक का टाइम गैप था, उसमें एक हफ्ते की हमको जानकारी देता था। इसमें क्या है कि ये हमको रियल टाइम बेसिस पर हमको ये सर्वेलेंस की सारी जानकारी देगा, डिजिटल फॉर्मेट में देगा। जो ग्राउंड लेवल पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपने मोबाइल से ही जो है सारा डेटा अपडेट कर सकते हैं। तो जब ये सारा डिजिटाइज हो जाएगा तो हमारे पास नियर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमारे पास हमेशा अवेलेबल होगी। और कभी भी अगर ऐसी कोई आउटब्रेक ऑफ डिसीज़ होता है जो कि पेंडेमिक या फिर एपिडेमिक हो, प्रपोर्शन की डिसीज़ हो सकती है, उसके ऊपर नज़र रखने में हमें हमेशा हेल्प मिलेगी। तो इसलिए इसको इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम को हमने लॉन्च किया है। तो ये ये यहाँ पे IHIP होगा, तो ये गलती से यहाँ पर इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम लिखा गया है। दिस इज इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है क्या? ये एक रियल टाइम विलेज वाइज केस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें GIS टैगिंग की जा रही है। तो GIS टैगिंग क्या है कि आपको पता लग जाएगा कि किस एरिया में, अब समझ लो अरुणाचल प्रदेश के किसी रिमोट विलेज में कौन सी लोकेशन में जो है वो केस निकला है फर्स्ट, कोई भी समझ लो जैसे स्वाइन फ्लू है। अगर हमको स्वाइन फ्लू का केस कोई पता लगा है तो हमारे को रियल टाइम बेसिस में पता लग जाएगा कि वहाँ पर एक पहला ऐसा केस आया है, और हमको उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उससे क्या होगा, हमको प्रॉम्प्ट प्रिवेंशन और कंट्रोल में हेल्प होगा, जो कि इन एपिडेमिक डिसीज़ को हमको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा। आउटब्रेक्स को डिटेक्ट करना, मॉर्बिडिटी को रिड्यूस करना और मोर्टेलिटी और डिसीज़ बर्डन को लेसन करने में हमको हेल्प मिलेगा इस पूरे प्रोग्राम से। बेसिकली ये सर्वेलेंस का प्रोग्राम है। लोग नज़र रखना चाह रही है गवर्नमेंट की कोई ऐसी डिसीज़ जो है इंडिया को खतरे में ना डाले, जो कि हमारे को एपिडेमिक प्रपोर्शन की डिसीज़ हो। डिटेल्स क्या है इसकी? IHIP जो है वो डेटा एंट्री और मैनेजमेंट करेगा इंडिया के डिसीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम की। 33 डिसीज़ के ऊपर ये भी नज़र रखेगा, जो कि हमारा जो डिसीज़ सर्वेलेंस प्रोग्राम था वो 18 डिसीज़ पर नज़र रख रहा था, लेकिन ये 33 डिसीज़ पर नज़र रखेगा, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। जोग्राफिकल कवरेज होगी पूरे इस सर्वेलेंस की, ठीक है। अब इतनी बड़ी इसकी जोग्राफिकल कवरेज है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स है वर्ल्ड वाइड। डेटा जो है वो रियल टाइम बेसिस पे ग्रास रूट हेल्थ वर्कर्स जो है वो अपलोड कर दिया करेंगे अपने गैजेट से, टैबलेट से, और जो है जो पूरी की पूरी टीम जो है डॉक्टर्स होंगे, फिर ये सिटीजन्स के पास, जो सिटीजन्स डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं उससे पता लग जाएगा डॉक्टर्स को कि कोई ऐसी अजीब सी डिफरेंट सी डिसीज़ हो रही है। फिर लैब की रिपोर्ट्स जो है वो सारी जो है अपलोड कर दी जाएंगी, उससे हमारे पास डेटा रियल टाइम इन्फॉर्मेशन में अवेलेबल रहेगा। अब सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे बड़ी तो सिग्निफिकेंस यही है कि रियल टाइम डेटा है हमारे पास। फिर केस बेस्ड इन्फॉर्मेशन आएगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ये डिसीज़ हुई है, ये मेल है या फीमेल है, इसकी एज कितनी है, ये कहाँ रहता है, सारी केस बेस्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिलेगी। उसको कौन सी और मॉर्बिडिटीज़ हैं या कुछ और जो भी प्रॉब्लम है, सारा हमारे पास एक तरह से इंटीग्रेटेड एनालिटिक्स हमारे पास अवेलेबल होगा। रिपोर्ट्स जो है वो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर जो है वो एनालाइज की जा सकेंगी, और इसको हम अपने ऑनगोइंग सर्वेलेंस प्रोग्राम जो हमारा ये IDSP है इसके साथ इंटीग्रेट करने में हम सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि ये एक डिजिटाइज्ड वर्जन है IHIP IDSP का।
इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम जो है हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस के साथ 2004 में, और इसमें एक सेंट्रल सर्वेलेंस यूनिट बनाया गया था दिल्ली में, स्टेट सर्वेलेंस यूनिट्स बनाए गए थे स्टेट्स में जो यूनियन टेरिटरीज़ में के हेडक्वार्टर्स में, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी सर्वेलेंस यूनिट्स बनाए गए थे हर डिस्ट्रिक्ट्स में, सो दैट हम प्रॉपरली नज़र रख सकें। अब यही प्रॉब्लम थी कि ये वीकली बेसिस पर जो है एपिडेमिक प्रोन डिसीज़ का डेटा को कलेक्ट करके सेंड करता था, लेकिन जो है अब हमारा IHIP जो है वो रियल टाइम बेसिस पे डेटा को सेंड करेगा और कलेक्ट करेगा बेसिकली। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे IDSP के? डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी हो जाएगी कि जो भी लैब में जो समझ लो जो भी जो है रिजल्ट आया है या कुछ ऐसे डिफरेंट हमको चीज़ के बारे में पता लगा है, तो उसका IT इनेबल्ड जो है सर्वेलेंस सिस्टम जो है उसके ऊपर नज़र रख पाएगा। वो हमारा डेटा सारा नेशनल लेवल पर शेयर हो जाएगा सारे प्लेटफॉर्म्स पर। ये अब डिस्ट्रिक्ट से समझ लो स्टेट लेवल पर जाएगा, स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल पर जाएगा, और हमको पता लग जाएगा कि जो है क्या प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी ये डिसीज़ है, और जो क्या ये एपिडेमिक प्रपोर्शन की हो सकती है या नहीं, तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए अपनी अलग अलग पॉलिसीज़ बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज 2021। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने जो है अभी ये नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज जो है उसको 2021 को भी अप्रूव किया है। अब रेयर डिसीजेस क्या होती हैं? जो कि इनफ्रीक्वेंटली अकर होती हैं, कि मतलब ऐसा नहीं है कि बार बार हो रही हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम या बहुत ही कम लोगों को ये जो है ये डिसीज़ जो है किसी पॉपुलेशन में ये अकर होती है। तो 3 मार्कर्स को यूज़ किया जाता है कि कौन सी डिसीज़ रेयर है, उसके लिए 3 पैरामीटर्स को यूज़ किया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो इस डिसीज़ से कितने अफेक्टेड हैं, एक तो ये देखा जाता है। उसकी प्रेवलेंस कितनी है, वो कितनी ज़्यादा टाइम तक रह पा रही है, या क्या उसका स्ट्रक्चर है डिसीज़ का। फिर अवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस, कि हमारे पास उसकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है भी क्या नहीं, कि वो इतनी रेयर है कि उसके बारे में अगर हमको कुछ पता ही नहीं है तो हमारे को ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है, उसके बेसिस पे भी हम उसको रेयर डिसीज़ की कैटेगरी में डालते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो ये कहती है कि अगर कोई डिसीज़ जो है वो 10,000 में से पर 10,000 पीपल में से 6.5 से लेकर 10 पीपल को जो है अगर अफेक्ट कर रही है तो उसको हम रेयर डिसीज़ कहेंगे। तो एक एस्टिमेट के मुताबिक 7,000 नॉन रेयर डिसीज़ हैं ऐसे पूरी वर्ल्ड वाइड, और 300 मिलियन पेशेंट्स जो है वर्ल्ड में उनको अफेक्ट करती है। 70 मिलियन जो है उसमें से इंडिया में रहते हैं। तो बहुत सारी जो है रेयर डिसीजेज इनका नाम दिया हुआ है, जैसे इनहेरिटेड कैंसर्स, ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स, कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस, हर्शस्प्रंग डिसीज़, गॉशर डिसीज़, या ऑल दैट, ये सारी जो हैं ये रेयर डिसीज़ हैं। इश्यूज़ क्या हैं रेयर डिसीज़ के साथ? कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और ये हेट्रोजेनस होती हैं। सो दैट इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में हमको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है, एडिक्वेट स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ ही नहीं होती। अब ये डिसीज़ इतनी कम होती है, रेयर होती है, कि हर जगह पर इसको डायग्नोस्टिक टेस्ट करने की फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं होती, तो हमें पता ही नहीं लगता कि ये डिसीज़ जो है वो किसी इंडिविजुअल को हुई है या नहीं हुई है। लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती इन डिसीज़ के बारे में, ये इतनी ज़्यादा रेयर होती हैं सब। और फिर उसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में इस इन रेयर डिसीजेज में, बिकॉज जो है इन डिसीज़ के बारे में हमको इनकी फिजियोलॉजी या नेचुरल हिस्ट्री जो है इन डिसीज़ की हमारे को कुछ पता ही नहीं है। फिर पेशेंट्स जो हैं वो इतने स्मॉल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स होते हैं जिससे कि हम क्लिनिकल जो है एक्सपीरियंस इनके ऊपर जो है परफॉर्म नहीं कर सकते, उससे हमको रिसर्च करने में डिफ़िकल्टी आती है, इसके ऊपर हम लॉन्ग टर्म या फिर एक ब्रॉडर रिसर्च नहीं कर पाते हैं। अब पॉलिसी लाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि ऐसी डिसीज़ जो होती हैं ये खासकर क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, तो ये वैसे भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत खर्चा आ जाता है उसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए। इसीलिए जो है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं उन्होंने कहा था कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, सो दैट हम अपने लोगों को इन रेयर डिसीज़ से बचा सकें। इसलिए जो है हमने अब ये नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज़ जो है इसको लॉन्च किया है हमारे होम हेल्थ मिनिस्टर ने। अब इस पॉलिसी के हम फीचर्स देख लेते हैं कि ये पॉलिसी चाहती है कि हम जो हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है रेयर डिसीज़ की उसको हम लो करें और इंडिजिनस रिसर्च के ऊपर हम फोकस करें, सो दैट हमारी जो है खर्चा कम हो पाए। अब इंडिजिनस रिसर्च होगी तो उससे क्या होगा कि हम लोकल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन भी कर पाएंगे, हमारी और कॉस्ट कम हो जाएगी लोगों को इलाज देने में इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या है फिर एक हम नेशनल हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री भी बनाना चाहते हैं रेयर डिसीज़ का, सो दैट हम इसके ऊपर नज़र रख पाएँ, इसके ऊपर अब अच्छे से रिसर्च कर पाएँ और हमको नेशनल लेवल पर हमारे पास डेटा इकट्ठा हो जाए इसका। जब रिसर्च अच्छी होगी तो हम अर्ली स्क्रीनिंग कर पाएंगे और प्रिवेंशन कर पाएंगे थ्रू आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमको
इसके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स या डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो है उसके अंदर हमको कैपेसिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी उनकी, सो दैट दे कैन डिटेक्ट दीज रेयर डिसीजेज। स्क्रीनिंग्स जो है वो निदान केंद्र जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाएगा, निदान केंद्र, इनमें जो है इन रेयर डिसीजेज की हम जो है स्क्रीनिंग भी कर पाएंगे। टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी स्ट्रेंथन करने की इसमें बात की जा रही है इस पॉलिसी में, सो दैट ट्रीटमेंट में हेल्प हो, प्रिवेंशन और जो है उसमें भी हेल्प हो इन रेयर डिसीज़ की। अब इन रेयर डिसीज़ को 3 ग्रुप्स में हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन जो है वो अकरेंस बेस्ड नहीं है कि कितनी ज़्यादा अकर होती है उसके बेस पर ये क्लासिफिकेशन नहीं हो रही है। हम देखते हैं किस बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन की जा रही है। तो ग्रुप 1 में उन डिसीज़ की बात की जा रही है कि जो सिर्फ एक बार जो है जिसका खर्चा लगेगा एक ही बार में, लेकिन वो पर्सन ठीक हो जाएगा, वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट चाहिए जिसके लिए, जैसे कि फैनकनी, एनीमिया, ऑस्टियोपेट्रोसिस, ये सारी ऐसे डिसीज़ जो है इनमें एक टाइम का ही हमको बस ट्रीटमेंट लगता है, एक बार मतलब खर्चा लगेगा हमको पूरा, लेकिन ये डिसीज़ जो है वो परमानेंटली क्योर हो जाती है। ग्रुप 2 वाली ऐसी डिसीज़ हैं जिसमें लॉन्ग टर्म या फिर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए और खर्चा ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग या फिर लॉन्ग टर्म और हमको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है पेशेंट की। ग्रुप 3 वाली वो डिसीज़ है जिसमें लाइफ लॉन्ग थेरेपी चलेगी और बहुत हाई कॉस्ट्स हैं, ठीक है, 20 लाख 50 लाख ऐसी कॉस्ट पड़ती हैं, लाखों करोड़ों में भी कॉस्ट पड़ जाती हैं। इसीलिए जो है हमने फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात की है कि फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 20 लाख तक हम देंगे अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि। राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंदर ही हम जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे उन पेशेंट्स को जो ग्रुप 1 की डिसीज़ के अंडर आते हैं, ठीक है। अब ग्रुप 1 में क्या होता है कि एक टाइम हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और मतलब वो ठीक हो सकते हैं पेशेंट, तो इसीलिए हम सिर्फ ग्रुप 1 के पेशेंट्स को जो है उनका जितना भी खर्चा आ रहा है 20 लाख तक मैक्सिमम लिमिट रखी है, उसमें हम फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं इसके अंदर। अब बेनिफिशरीज़ कौन है? सिर्फ बीपीएल फैमिलीज़ के बेनिफिशरीज़ नहीं है, जो लोग भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो हमारे आयुष्मान भारत योजना है उसके अंदर जो भी 40% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जो है वो हमारी कवर्ड है, उन सब को इसके बेनिफिट्स अवेलेबल होंगे अगर उनको ग्रुप 1 के अंदर की कोई डिसीज़ जो है वो हो जाती है। अब इसमें क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म भी है कि लोगों से भी पैसा, जैसे भारत के वीर आपको पता है ना, हमने जो है CAPF वालों के लिए जो हमने एक प्रोग्राम चलाया क्राउड फंडिंग का, वैसे ही इसमें क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म भी होगा जिसमें इंडिविजुअल्स या कॉरपोरेट्स जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, और वो हमारा क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म इन जो पेशेंट्स को हेल्प करेगा, ठीक है। अब अगर वो अमाउंट इतनी ज़्यादा हुई कि सारे पेशेंट्स की हेल्प हो चुकी है, तो उससे ऊपर का जो पैसा होगा वो रिसर्च में जाएगा इन रेयर डिसीज़ की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चेनाब ब्रिज। तो इंडियन रेलवेज़ ने आर्क क्लोजर कर दिया है जो है हमारे चेनाब ब्रिज का। तो आर्क क्लोजर क्या होता है? अब देखो, एक ब्रिज कैसा बनता है, जो हमारा ये स्टील का ब्रिज बन रहा है बेसिकली ये, तो ये ऐसा ऊपर से ऐसे दो, ये आर्क क्लोजर क्या होगा कि यहाँ से पहले ब्रिज बनाया, फिर दूसरी साइड से ब्रिज बनाया और बीच में से इसको जोड़ दिया। आर्क क्लोजर मतलब बीच में से इसको जोड़ना। तो अब ये रिसेंटली हमारा जो चेनाब ब्रिज है, इसको यहाँ से बनाते जा रहे थे लेफ्ट साइड से, फिर राइट साइड से बनाते जा रहे थे और अब जो सबसे मुश्किल टास्क होता है वो कहते हैं आर्क क्लोजर की दोनों को जोड़ना। उन दोनों को जोड़ने का जो टास्क है वो अब हमने कंप्लीट कर लिया इस चेनाब ब्रिज को। अब आपको पता है ना, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है उसका ये पार्ट है, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। और ये जब ये हमने आर्क क्लोजर जो हमने कर दिया है सक्सेसफुली, तो एक तरह से हमने ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स 7-8 मंथ्स जो है हम इस ब्रिज को जो है वो ऑपरेशनलाइज करने में सक्सेसफुल होंगे। ये एक बहुत बड़ा बिगेस्ट सिविल इंजीनियरिंग चैलेंज होता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कि आर्क क्लोजर जो है वो किसी ब्रिज का करना, ठीक है। कि हम कई बार क्या होता है कि वो नहीं हो पाया अगर सक्सेसफुली, तो वो कोलैप्स भी कर सकता है ब्रिज। अब फीचर्स क्या हैं इस आर्क के? ये कश्मीर वैली को ये ब्रिज जो है बेसिकली कनेक्ट कर रहा है हमारे साथ, रेस्ट ऑफ द नेशन के साथ। ये ब्रिज जो है 1315 मीटर लॉन्ग है और ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड में, 359 मीटर अबव द रिवर बेड लेवल। तो रिवर जो नीचे जा रही है उसके रिवर बेड से 359 मीटर ऊंचा जो है ये बनाया गया है। 35 मीटर्स हायर देन आईफिल टावर जो है हमारा पेरिस में जो आईफिल टावर है उससे भी 35 मीटर ऊंचा ये ब्रिज है। कुछ यूनिक फीचर्स हैं चेनाब ब्रिज के, इसको आप ऐसे ही पढ़ लेना, जस्ट मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए दिए हैं ये, तो इसको आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ऐसी यूनिक फीचर्स को आपको बताया है इसमें, सो दैट आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शांतिर ओग्रोशेना। तो हमारी एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है शांतिर ओग्रोशेना 2021, जो कि बांग्लादेश कोमेमोरेट जो है कंडक्ट कर रहा है
टू कमेमोरेट द बर्थ सेंटेनरी ऑफ बांग्लादेश के जो फादर ऑफ द नेशन है बांगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी, उनकी जो है सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के लिए टाइम पर ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है जिसका नाम है शांतिर अग्रसेना। अब 50 ईयर्स ऑफ जो है लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, उसको भी सेलिब्रेट किया जा रहा है इस मिलिट्री एक्सरसाइज के थ्रू। इंडियन आर्मी भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। अब इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है? इंडियन आर्मी, रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंका की आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी। ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तान आर्मी पार्टिसिपेट नहीं करेगी बिकॉज आपको पता ही है इनकी हिस्ट्री जो है वो क्या रही है। तो सिर्फ 5 कंट्रीज़ हैं। अब इसमें याद रखो नेपाल आर्मी नहीं है, बांग्लादेश आर्मी तो ऑफ कोर्स है, श्रीलंका की आर्मी और भूटान की आर्मी, नॉट म्यांमार आर्मी, म्यांमार की भी आर्मी नहीं है इसके अंदर, अफगानिस्तान की भी नहीं है। सिर्फ श्रीलंका, भूटान और इंडिया की आर्मी को बांग्लादेश ने इसमें इनवाइट किया है। मिलिट्री ऑब्जर्वर्स भी हैं इसके अंदर, यूएस, यूके, टर्की, सऊदी अरेबिया, कुवैत और सिंगापुर से जो है वो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वो मतलब एक तरह से ऑब्जर्व करेंगे वो इस एक्सरसाइज को। एम ऑफ द एक्सरसाइज क्या है? बेसिकली इंटरऑपरेबिलिटी, कि आपस में कैसे कंडक्ट करना हो, अगर हमको कोई ऑपरेशन करना हो तो आपस में हम कैसे इंटरऑपरेबिलिटी कंडक्ट कर सकते हैं, वो इसका एक्सरसाइज कराने का एम है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लैपरूज। ठीक है, तो ये एक तरह से ये एक नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है लैपरूज, जिसको जो कि है फ्रांस कंडक्ट कराता है। 2019 के एक्सरसाइज में यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ऑफ कोर्स फ्रेंच नेवी के इनविटेशन के ऊपर, और ये इंडियन ओशन में कंडक्ट की गई थी। फर्स्ट टाइम इसमें इंडिया को इन्वाइट किया गया और ये ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में इस बार कंडक्ट की जा रही है। अब ये इस एक्सरसाइज में क्या होगा? सरफेस वॉरफेयर, एंटी एयर वॉरफेयर, एयर डिफेंस एक्सरसाइजेस, वेपन फायरिंग एक्सरसाइजेस, क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशंस, टैक्टिकल मैनोवर, सीमैनशिप एवोल्यूशंस, या ऑल दैट, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं ये सारी इस एक्सरसाइज में की जाएंगी। हाई लेवल ऑफ सिनर्जी, कोऑर्डिनेशन और इंटरऑपरेबिलिटीज़ में टेस्ट की जाएगी बिटवीन दीज फ्रेंडली नेवीज़। अब सिग्निफिकेंस क्या है? क्या इसका एक फ़ायदा है कि इंडियन वॉरशिप फर्स्ट टाइम पहले तो बात तो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, और अब इसमें क्या हुआ है कि क्वाड प्लस ये एक्सरसाइज बन गई है एक तरह से, क्योंकि क्वाड की सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और फ्रेंच की नेवल एक्सरसाइज भी है ये, तो क्वाड प्लस एक तरह से ये एक्सरसाइज बन चुकी है, मतलब क्वाड प्लस फ्रांस की ये एक्सरसाइज बन गई है। अब 2019 में इसको कंडक्ट किया गया था, ऑफ कोर्स इसमें इंडिया नहीं था बाकी, लेकिन क्वाड की कंट्रीज थी। इस बार इंडिया भी जो है तो इसलिए क्वाड प्लस एक्सरसाइज बन गई है। अब फ्रांस जो है उसके डायरेक्ट स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक स्टेक्स हैं हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में। आपको पता है उसके न्यू कैलिडोनिया, फ्रेंच पॉलिनीशिया और वैली सेंट फ्यूटूना, ये सारे जो है उसके पैसिफिक वाले जो आइलैंड्स हैं और जो उसकी टेरिटरीज़ हैं। फ्रांस जो है वो पैसिफिक कम्युनिटी का भी मेंबर है और सेक्रेटरीट ऑफ पैसिफिक रीजनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का भी मेंबर है। 2018 से फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उसके बेसिस पर वो आपस में आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं पैसिफिक और सदर्न ओशंस में। अब सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन में भी फ्रेंच की कुछ टेरिटरीज़ हैं। आपको पता है मादागास्कर जो है उसके आसपास, आपको पता है मेयोटे, रियूनियन आइलैंड्स, स्कैटर्ड आइलैंड्स जो है के आसपास जो है ये टेरिटरीज़ जो है इंडियन ओशन में हमारे जो है वो अवेलेबल है फ्रांस की। तो फ्रांस जो है वो ओनली यूरोपियन कंट्री है, अभी आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फ्रांस इज़ द ओनली यूरोपियन कंट्री जिसके ओवरसीज टेरिटरीज जो हैं वो इंडियन और पैसिफिक ओशंस दोनों में है। ठीक है, तो याद रखो यूके की नहीं है और किसी भी यूरोपियन कंट्री की नहीं है, सिर्फ फ्रांस की है। फ्रांस जो है उसका वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है उसके पास, क्योंकि उसकी इतनी सारी टेरिटरीज़ है इंडियन ओशन में, फिर पैसिफिक ओशन में और बाकी भी अटलांटिक वगैरह में भी। सो उसकी वजह से जो है इसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो नियरली 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है फ्रांस का। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर है इंडो पैसिफिक रीजन में, और इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो फ्रांस के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी हमारी क्वाड की कंट्रीज़ के लिए। तो इट इज़ लॉजिकल कि क्वाड जो है उसकी अगर कभी भी एक्सपेंशन होगी तो उसमें फ्रांस जो है वो एक बहुत बड़ा एक पार्टनर जो है वो इमर्ज होकर आएगा, इवन बिगर दैन द यूके। तो अब जब फ्रांस जो है उसने क्वाड नेवीज़ के साथ ही एक्सरसाइज की है, तो इससे क्या होगा कि बाकी कंट्रीज़ जितनी हैं उनको भी एक तरह से जो है वो मोटिवेशन होगी कि हमको भी इंडो पैसिफिक की तरफ अपनी जो है वो मूवमेंट करनी चाहिए, जैसे कि यूके को, और वो भी अब ऐसे इनिशिएटिव्स को ज्वाइन करने के लिए वो अब जो है वो अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पुतनिक वी।
अब ये स्पुतनिक वी जो है, ये एक वैक्सीन जो है रशिया मेड, जिसको जो है अभी तक जो है क्लियरेंस नहीं मिली थी, लेकिन अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद ड्यू टू इंक्रीज़ इन कोरोना केसेस इन इंडिया, इंडिया जो है शायद ये स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है इसको जो है इमरजेंसी अप्रूवल जो है वो शायद कुछ दिनों में दे सकता है। तो इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी के साथ मिलकर स्पुतनिक वी जो है वो अपनी वैक्सीन को बना रहा है। और पहले जब उन्होंने ये फाइल किया था कि हमें इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन अब दे दो, तब जो है हमारी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑफ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था कि आप हमको और डेटा उपलब्ध कराओ वैक्सीन की स्टेबिलिटी के ऊपर, तभी हम आपको अप्रूवल दे सकते हैं। लेकिन अब केस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हम शायद हो सकता है कि कुछ टाइम में जो है इसको अप्रूवल दे दें, तो इसलिए न्यूज़ में चल रहा है। अब इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन क्या होता है ड्रग्स और वैक्सीन्स के केस में? अब जब भी कोई जो प्रोस्पेक्टिव ड्रग है, जब वो एनिमल्स में उसका जब टेस्टिंग हो जाती है, तो उसको हम लोगों में टेस्टिंग के लिए हम जो है वो आगे भेजते हैं। अब अगर जो वैक्सीन का केस है तो उसको हम हेल्दी लोगों के ऊपर टेस्ट करते हैं, और अगर जो है कोई मेडिसिन का केस है तो उसको हम पेशेंट्स के ऊपर ही टेस्ट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो ट्रायल जो है वो फेज़ 1, 2 एंड 3 के जो है उस इन तीनों लेवल पर होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये प्रोसेस इतना लंबा होएगा, क्योंकि फेज़ 1 में जितने लोग हैं उससे ज़्यादा लोग फेज़ 2 में होने चाहिए, और फेज़ 3 में तो बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर टेस्टिंग होती है। तो ये प्रोसेस कई बार इतना लंबा हो सकता है कि जिससे हमारे को ये नुकसान हो सकता है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हम इतना लंबा वेट नहीं कर सकते। जैसे कि कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं कि कोई ऐसी डिबिलिटेटिंग और रेयर डिसीज़ है जिसको हमको क्योर करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें बहुत ही कम पेशेंट्स हैं जो कि जिनके ऊपर हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते हैं। तो इससे बेटर हम सोचते हैं कि इमरजेंसी जो है यूज़ जो है ऑथराइजेशन दे के हम इसको, जो भी अगर मेडिसिन है तो उसको हम अप्रूवल दे देते हैं। फिर अभी कोई एक आउटब्रेक हो, जैसे भी कोरोना की आउटब्रेक है जिसमें बहुत ज़्यादा लाइव्स रिस्क पे हैं, उस केस में भी हम जो है फेज़ 1 या 2 के बाद जो है हम इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे सकते हैं। और ऑफ कोर्स साथ के साथ जो है वो फेज़ 3 ट्रायल्स भी चलते रहेंगे, लेकिन जो है हम उस टाइम पर जल्दी से जल्दी हम इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे सकते हैं। अब अगर किसी और कंट्री में अगर वो ड्रग को टेस्ट कर लिया हो या वैक्सीन को टेस्ट कर लिया, जैसे स्पुतनिक वी जो है उसको बाकी कंट्रीज़ में टेस्ट कर लिया गया है, तो इंडिया जो है वो अब उसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दे सकता है, बिकॉज बाकी कंट्रीज़ में उसको टेस्ट कर लिया गया है। तो उधर के डेटा के बेसिस पे हम जो है इसको अपने यहाँ पर अप्रूव कर सकते हैं इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन में, ताकि हम अपने लोगों की जान बचा सकें। ये इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का कंसेप्ट कहाँ से आया है? ये यूएस का जो एफडीए है उनका कंसेप्ट है बेसिकली, और ये बाकी सारी कंट्रीज़ जो हैं, हम सारी कंट्रीज़ भी इसको फॉलो करते हैं। तो आपको पता है फाइज़र और जो हमारी जो मॉडर्ना वैक्सीन्स हैं उनको भी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन ही मिला था। उनके भी फेज़ और 1, 2 और ट्रायल ही हुए थे। थर्ड फेज़ का ट्रायल अभी फाइज़र का कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन उसको जो है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिल गया था, और वहाँ पर उसको जो है वैक्सीन्स को लगाना शुरू कर दिया था। अब लेकिन इंडिया में लोग हल्ला मचा रहे थे कि इंडिया में इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन क्यों दे रहे हो? वही लोग फाइज़र की वैक्सीन को जो है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन जब मिला था तो उस पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी सेफ्टी पे वो क्वेश्चन नहीं कर रहे थे। लेकिन इंडिया में जब हमने अपनी जो इंडिजिनस वैक्सीन्स थी उनको जब हमने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया तो उस पर वो हल्ला मचा रहे थे कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो दीज डबल स्टैंडर्ड्स दे हार्म आवर कंट्रीज़ इमेज, और हमारी कंट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं ये डबल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब स्पुतनिक वी जो है वो कैसे वर्क करती है? ये डीएनए से बनी है हमारे जो सार्स कोविड का जो एक एडिनो वायरस होता है उसके डीएनए से ये वायरस जो है वैक्सीन को बनाया गया है। ये एक वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस है जो कि स्मॉल पार्ट्स ऑफ पैथोजन जो है उसको वीकेंड फॉर्म में जो है वो डाला जाता है बॉडी में, सो दैट बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स दे और जो है बॉडी में एंटीबॉडीज़ डिवेलप हो जाए। बॉडीज जो कोरोना वायरस के जो पार्टिकल्स जो कि बॉडी में वीकेंड फॉर्म में डाले जा रहे हैं वो हार्म नहीं कर सकते, बिकॉज दे कैन नॉट मल्टीप्लाई। अब कंसर्न्स क्या थे स्पुतनिक वी के साथ? शुरू में खासकर क्या कंसर्न्स थे कि उन्होंने ये सारा जो प्रोसेस फेज़ 1, 2, थर्ड तो ऑफ कोर्स उन्होंने कंप्लीट किया ही नहीं था, बट जो फेज़ 1 और 2 का जो ट्रायल था वो सब कुछ उन्होंने 2 महीने के अंदर ही सब कुछ कंप्लीट करके जो है मार्केट में ये वैक्सीन को लॉन्च कर दिया था। तो और डेटा भी उन्होंने खास जो है वो पब्लिक में शेयर नहीं किया था, तो देयर वर कंसर्न्स कि इसकी सेफ्टी का ट्रायल तो हुआ ही नहीं है। तो ये लोग जो है
रशियन वैक्सीन के ऊपर जो है बेसिकली क्वेश्चंस कर रहे थे, वेस्टर्न मीडिया में भी लोग, यार इवन रादर एवरीवन वाज क्वेश्चनिंग कि 2 महीने के अंदर ही आपने सारा सब कुछ कैसे कंप्लीट कर दिया। उसके रिस्पांस में रशिया ने कहा था कि हमने ये जो वैक्सीन इतनी जल्दी बना दी है, ये हमारी जो एक मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स की जो डिसीज़ की जो हमने वैक्सीन बनाई हुई थी, उसी को ही यूज़ करके हमने इस वैक्सीन को बना दिया गया है, क्योंकि मर्स भी एक कोरोना वायरस से होता है और ये जो हमारा कोरोना वायरस ये SARS-CoV-2 था, ये उसके साथ सिमिलर सा था। तो हमको एक्सटेंसिव टेस्टिंग जो है वो, हमारी जो पिछली वैक्सीन थी उसको हमने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया हुआ था, उसी के फॉर्मेट पे हमने ये न्यू वैक्सीन बनाई है और इसलिए हमारे इसके रिजल्ट ठीक आ रहे हैं। तो हमको सारे ट्रायल्स को कंप्लीट करने की हमने वेट करने की ज़रूरत नहीं समझी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो अब सऊदी अरेबिया जो है वो अपने प्रोडक्शन कट्स कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंडिया इज़ ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया को इंडिया ने भी रिसेंटली कहा था कि आप अपने प्रोडक्शन कट्स क्यों कर रहे हो, उसकी वजह से जब प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारे को नुकसान हो रहा है। तो अब सऊदी अरेबिया ने रिस्पॉन्स में क्या कहा है, अब इंडिया ने फिर क्या किया, इंडिया ने अपनी सारी स्टेट जो ऑयल कंपनीज थी उनको कहा कि आप सऊदी से ख़रीदने की बजाय अब बाकी कंट्रीज से ख़रीदना शुरू करो। तो सऊदी ने रिस्पॉन्स में क्या कहा है, एक तरह से क्या एक्शन लिया है कि उसने जो है ऑयल शिपमेंट्स के प्राइस को बढ़ा दिया है। ठीक है, जो ऑयल की मतलब आपको शिपमेंट्स आती हैं उसमें जो है जो जो उसका शिपमेंट जो एक समझ लो डिलीवरी चार्जेस जो लेते हैं उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो बेंचमार्क प्राइस समझ लो, जो अगर $64 का जो है वो बेंचमार्क प्राइस चल रहा है, तो उस पर उन्होंने $1.8 जो है एक्स्ट्रा जो है वो जो है शिपिंग चार्जेस लगाने शुरू कर दिए हैं, शिपिंग जो है वो बढ़ा दिया रेट। सऊदी अब इसमें खासकर बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, कि सऊदी ने जो है शिपिंग प्राइसेस जो है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के जो कस्टमर्स हैं उनके लिए नहीं बढ़ाए हैं, और इवन US कस्टमर्स के लिए तो उन्होंने कट कर दिए हैं, लेकिन जो है एशिया वाला जो रीजन है, जो हमारा रीजन है, जहाँ पर हमारे जो इंडिया वाला रीजन है, उनके लिए उन्होंने शिपिंग प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। एक तरह से इंडिया को एक मैसेज भेजा है कि आप हम अगर डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करोगे तो हमारे पास और भी तरह के टूल्स हैं आपको टेम करने के लिए। अब ये शिपिंग प्राइसेस एशिया के लिए क्यों बढ़ाए गए हैं, ऑफ कोर्स सिग्नल टू इंडिया है, बिकॉज हम चाह रहे थे अपने डाइवर्सिफाई करना है सप्लाई फ्रॉम सऊदी अरेबिया, और इंडिया जो है अपने इम्पोर्ट्स को कट करना चाह रहा था सऊदी अरेबिया से इन नेक्स्ट मंथ, सो दैट हम एक प्रेशर बना सकें सऊदी अरेबिया के ऊपर कि आप प्रोडक्शन कट्स करो। अब आप सोच रहे होगे कि प्रोडक्शन कट्स का क्या वैल्यू है। जब अब समझ लो, आपको वो पता है इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल, कि जब ज़्यादा सप्लाई होती है तो उसकी डिमांड अगर कम होगी, तो उसका जो है सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो क्या होता है, प्राइजेस फॉल होंगे, कि ज़्यादा मार्केट में सामान ज़्यादा पड़ा है, खरीदने वाले लोग कम हैं, तो ऑफकोर्स प्राइस कम देना पड़ेगा, तभी वो बिकेगा, इतना सारा सामान बना के बैठे हैं जो। अब अगर डिमांड कम है, ठीक है, और जो है सप्लाई जो है वो भी कम है, तो प्राइजेस जो है वो थोड़े स्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर डिमांड बढ़ गई है और जो है सप्लाई को उन्होंने कम कर दिया, प्रोडक्शन को कम कर दिया, प्रोडक्शन कट कर दिया, कि पहले जो है जितनी प्रोडक्शन कर रहे थे उससे कम कर रहे हैं प्रोडक्शन, तो क्या होगा कि हमारी डिमांड ज़्यादा बढ़ी हुई है यहाँ पे और वहाँ की सप्लाई कम आ रही है एक तरह से, तो वो जो है उससे क्या होगा कि प्राइजेस बढ़ जाएंगे। तो सऊदी अरेबिया ने क्या किया कि जब कोरोना का लॉकडाउन चला तो उन्होंने उस टाइम पे प्रोडक्शन कट किया, लेकिन तब उस टाइम पे प्राइसेस क्यों नहीं बढ़े, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर डिमांड भी कम थी, जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर लॉकडाउन चल रहा था, डिमांड्स भी कम थी। लेकिन अब लॉकडाउन जब खुल गया इंडिया में और हमारी जो है प्री पैंडमिक लेवल पर जो है अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गई है, तब भी जो है सऊदी अरेबिया जो है वो बेसिकली ओपेक कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी लोअर प्रोडक्शन कर रही हैं जानबूझकर, सो दैट जो है जो प्राइजेज़ हैं वो आर्टिफिशियली हाई रहें। इसीलिए जो है इंडिया ने उनको रिक्वेस्ट किया था अभी कि आप अपनी जो है प्राइजेस जो है प्रोडक्शन कट्स जो है उसको ख़त्म करो और उसको इंक्रीज़ करो, सो दैट जो प्राइजेस है वो स्टेबल हों, क्योंकि हमारे को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम 80% जो है अपनी क्रूड ऑयल की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम इंपोर्ट से पूरा करते हैं। तो सऊदी अरेबिया अकेले ने ही 1 मिलियन बैरल पर डे जो है प्रोडक्शन कट किया था इन जो है थ्रू अप्रैल, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्राइजेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अब जो है सऊदी अरेबिया जो है वो प्लान कर रहा है कि जो है 3 फेजेस में जो है वो प्रोडक्शन कट जो है उसको वो ख़त्म करेगा बिटवीन मई एंड जुलाई। तो हो सकता है जुलाई से जो है वो प्राइजेस जो है वो बाय जुलाई जो है वो प्राइजेस स्टेबल होने शुरू हो जाएंगे। पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं, उन्होंने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को कहा था कि ये प्रोडक्शन कट्स जो है उसको आप बंद करो, क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो है वो स्लो डाउन कर रहे हैं इकोनॉमी में, और एट द टाइम कि जब हम इकोनॉमिक रिकवरी चाहते हैं।
तो इन रिस्पॉन्स टू दैट सऊदी एनर्जी मिनिस्टर जो थे उन्होंने कहा था कि हम अपने प्रोडक्शन कट्स नहीं करने वाले। आप इंडिया को कहा था कि आप अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को में से आप ऑयल को यूज़ कर लो, जो आपने तब भरे थे जब जो क्रूड ऑयल था वो चीप था। ठीक है, तो उसको जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक, और ये अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है और ये अप्रोच सही नहीं है सऊदी अरेबिया की। इसी के ही जो है कंटेक्स्ट में इंडिया जो है वो अपनी स्टेट ऑयल कंपनीज़ को कह रहा था कि आप सऊदी अरेबिया के ऊपर डिपेंडेंसी कम करो, आप अपने जो है सप्लाई को डाइवर्सिफाई करो। तो अब सऊदी अरेबिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल के कंटेक्स्ट में? तो इराक, आप याद रखो, इराक जो है हमारा लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल है। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया हमारा सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल होता था, लेकिन जो है फरवरी में उसको रिप्लेस करके यूएस जो है वो हमसे सऊदी अरेबिया से आगे आ चुका है। तो मतलब अब इराक सबसे बड़ा सप्लायर है, यूएस सेकंड नंबर पर हमारा सप्लायर है, और थर्ड नंबर पर सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा जो है सोर्स फॉर क्रूड ऑयल है। अब इंडिया 2.88 मिलियन टन ऑफ क्रूड ऑयल जो है हमने जनवरी में सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट किया है उसको, और इंक्रीज रिडक्शन इन क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया जो है उससे क्या होगा कि हमको बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ और यूएस से ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सऊदी अरेबिया से जो है डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो। लेकिन जो है सऊदी अरेबिया पर फिर भी हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, हमारे पास पड़ता है, जोग्राफिकली पास है एज़ कम्पेयर टू यूएस। तो हमारे यूएस से अगर ऑयल मंगाना जो है वो हमको महंगा पड़ेगा बिकॉज ऑफ शिपिंग एंड ऑल दैट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड ऑल दैट, एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। और हमारी इतनी ज़्यादा लार्ज क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स है जो कि सिर्फ सऊदी अरेबिया जो है वही पूरी कर सकता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर सप्लायर। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। इसके ऊपर आप एमसीक्यूज़ भी कर लेना। विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।